नमस्कार, सोना में आप सबका स्वागत है। तैयार हो जाइए भारतीय बाजार में भरपूर एक्शन के लिए, जिसकी शुरुआत होने वाली है अब से कुछ सेकंड्स में। लेकिन सुमित बगड़े, अमरीश बलिगा और सिमी भौमिक हमारे साथ हैं। सुमित की लिस्ट में मैं देख रहा था कुछ बेहतरीन पिक्स जो उन्होंने खरीदारी करने की राय दी, और उनमें है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स के लिए सुमित बुलिश है, लेकिन बता दूं सुमित, आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि आप टाटा केमिकल जो खरीदना चाहते हैं उसके लिए एक खबर अच्छी आती भी दिख रही है। इनका एक प्लांट फिर से शुरू हुआ है, ये खबर आ जाइए तो एक पॉजिटिव खबर का भी साथ आपको मिल रहा है। बताइए क्या टारगेट्स हैं इसके लिए? अच्छी बात है अनिल जी, एक अच्छी खबर आ गई, शायद इसी बहाने एक टारगेट अच्छी हो जाए इंटरडे में खुलते ही। वेल, जहां तक टाटा केमिकल का सवाल है, देखिए स्टॉक में ऑलरेडी ये स्टॉक ऐसा है अनिल जी कि ज्यादा चलता नहीं है, बट पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक एक हरकत में आया है और एक लोअर लेवल से हमको एक तेजी देखने को मिली है। अब मुझे प्रेजेंट लेवल्स पे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल्स में हमको 450 के तो इमीडिएटली टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और आने वाले दिनों में शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा और बहुत टाइम के बाद पकड़ा है तो 470 का भी लेवल दिखा है। बट नो डाउट एक बार 445-50 के टारगेट के लिए 425 से 420 के आसपास इसको लॉन्ग कर सकते हैं। 410 का स्टॉप लॉस रखना होगा और 445-450 हो सकता है हमको 2-3 दिनों में देखने को मिल जाए, तो टाटा केमिकल में लॉन्ग करके काम कर सकते हैं प्रेजेंट लेवल्स पे। टाटा केमिकल में लॉन्ग करके काम कर सकते हैं। सिमी, आपका टॉप पिक क्या होगा आज के लिए? हेमंत, मैंने सिर्फ एक सेक्टर को चूज किया जिसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सीमेंट सेक्टर में मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि सारे सीमेंट स्टॉक्स जो है मेजर मिड कैप्स सारे अपना अपना सपोर्ट के आसपास आ चुका है और एक मेजर रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो सीमेंट में अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट में ज्यादा ध्यान है मेरा। दोनों में आज बाई कॉल है, शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेड्स भी हैं, पर आज इंटरडे के लिए मैं और एक स्टॉक चूज किया है मैंने सीमेंट सेक्टर से अलग, पीडीलाइट, जिसमें मुझे कल एक अच्छा रिकवरी मैंने देखा था, अच्छा एक लोअर सपोर्ट से अच्छा रिकवरी देखा गया था, तो उसका जो रिकवरी था वो आज एक्सटेंडेड होगा ऐसा लगता है। 595 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। मेरा इंटरडे का टारगेट 611-615 का है। ओके, 611-615 पीडीलाइट खरीदारी करने की राय सिमी की तरफ से। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में, देख लेते हैं किस तरह का एक्शन होता है। बता दूं आपको, यहाँ पर जो कमजोरी दिख रही है एशियाई बाजारों में थोड़ी सी बढ़ती नजर आई है पिछले घंटे आधे घंटे में, क्योंकि आप देखिए अगर फॉरेन लाइसेंस निक्केई के बाजार यहाँ पर 1.25% की कमजोरी, हांगकांग यहाँ 0.1% की कमजोरी, शंघाई मामूली से हरे निशान में है, स्ट्रेट टाइम्स 0.5% नीचे, ताइवान ये हरे निशान में मामूली से, और एसजीएक्स निफ्टी ये है अब 30-35 अंक नीचे। रुपए की शुरुआत पर रखेंगे नजर। कल 12 पैसे की कमजोरी के बाद लगभग महीने भर के लोअर लेवल पर रुपया आता हुआ दिखा है। 66 रुपए 61-62 पैसे के आसपास का लेवल कल करेंसी मार्केट में दिखा है। चलिए पहली टिक आ चुकी है आपके लिए सेंसेक्स और निफ्टी पर प्री ओपनिंग सेशन में, और शुरुआत हो चुकी है। 140 अंक नीचे आपको दिख रहा है सेंसेक्स, और निफ्टी भी 140 अंक नीचे। ओके, लीवर आईटीसी दोनों ही कमजोर हैं। आईटीसी पर तो खास तौर से नजर रखिए, देखेंगे आज कितना नुकसान होता है। एचडीएफसी 10% कमजोर है, एचसीएल टेक 6%, डॉक्टर रेड्डीज 8%। तो कुछ ऐसे ट्रेड्स होते दिख रहे हैं शुरुआती कारोबार में जो शायद आप उम्मीद न करें। हिंडाल को जरूर 10% ऊपर दिख रहा है इस वक्त, और 10 पैसे के नुकसान के साथ शुरुआत की रुपए ने, 11 पैसे के नुकसान के साथ 66-72। तो रुपए की कमजोरी का सिलसिला बरकरार है इस वक्त, अगर आप ये देखें तो संकेत करेंसी मार्केट से आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। हम बात कर रहे थे कुछ बेहतरीन पिक्स की, और एक और पिक जो सुमित ने दी है ट्रेडर्स के लिए, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, खासतौर से जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, और वह है जेट एयरवेज। सुमित, कल आखिरी आधे घंटे में जहां तक मुझे याद है इस स्टॉक ने बेहतरीन उछाल दिखाया था। क्या ऑप्शन ट्रेड खरीद कर अब कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए? यस अनिल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कल मार्केट बंद होते होते जेट एयरवेज ने एक अच्छा उछाल दिखाया था और लोअर लेवल से एक अच्छा मूव देखने को मिला था। और अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर भी देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जेट एयरवेज में यहां से एक तेजी देखने को मिलनी चाहिए, और कल एक ऑलरेडी मूव देखने को मिल चुका है। इसके लिए मैंने इसमें जेट एयरवेज का 620 का कॉल लेने की सलाह दे रहा हूं। कल की क्लोजिंग है 13-13.5 के आसपास, उसी लेवल के आसपास मिल जाता है ओपनिंग में, या 1-आधा रुपए ऊपर नीचे होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं बिल्कुल जेट एयरवेज को। नीचे में 7 रुपए का स्टॉप लॉस बैठेगा, और ऊपर में हमको ऐसा लग रहा है कि जेट एयरवेज के अंदर 20 से 30 रुपए के मूव इजिली आने चाहिए, 30 से 40 रुपए के मूव जेट एयरवेज के अंदर आने चाहिए। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली कॉल के अंदर 20 रुपए
रुपए से 30 रुपए के ऊपर में 20 रुपए से 30 रुपए के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ओवरऑल 1:2 2.5 का बेटर है। आई थिंक जेट एयरवेज के अंदर अगले 3-4 दिनों के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे से एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और इस कॉल के अंदर मुनाफा भी हो सकता है। इसके लिए 620 का कॉल लेके काम करना चाहिए 7 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। बिल्कुल, जेट ये वो स्टॉक है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, अच्छी तेजी दिखा सकता है। एक्सपेक्टेशंस ये भी की जा रही है कि एविएशन कंपनियों के इस बार तिमाही नतीजे भी अच्छे आने वाले हैं। कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिला और ओवरनाइट भी देखिए कच्चा तेल करीब 2.5% नीचे जाकर कारोबार कर रहा था। लेकिन दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की कहां पर नजर है, कौन से स्टॉक्स को वो अपग्रेड कर रहे हैं और किन शेयरों को डाउनग्रेड कर रहे हैं, सब पर बात करते हैं। डिम्पी हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। डिम्पी बताइए कौन सी कंपनियां हैं जो आपके रडार पर हैं आज? देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जैसे कि मॉर्गन स्टैनले ने ये कहा है कि इसकी जो इक्वल वेट रेटिंग है उसको मेंटेन रख दिया, हालांकि प्राइस टारगेट को पूरी तरह से घटाया और जो टारगेट घटाया है ये बहुत ज्यादा हार्श है। 200 से सीधा घटाकर 61 कर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि पावर सेक्टर में काफी काम तो हुआ है, लेकिन अब पॉजिटिव है, लेकिन एक छोटी अवधि में इसकी संभावना कम है कि स्टॉक के अंदर कुछ आए। हाँ, हो सकता है लॉन्ग टर्म में काफी हद तक बदलाव आपको आते हुए। देखिए, मॉर्गन स्टैनले ने अपनी इस रिपोर्ट में यह भी कहा कि कंपनी ने जो मैनेजमेंट चेंजेस किया, जो कॉर्पोरेट एक्शन है, पूरी तरह से काम हो है उस पे, लेकिन अब कंपनी को अपने कोर बिजनेस पे ज्यादा फोकस करना होगा और इनको अब रेवेन्यू भी आने वाले दिनों में दिखाना होगा। साथ ही अगर आप देखें तो एक्सपेंशन के को लेकर भी उन्होंने कुछ सवाल निशान खड़े हैं कि अब एक्सपेंशन का रूम थोड़ा सा क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए कम है, लेकिन अपने बिजनेस को ही बेहतर करके रिजल्ट्स को ठीक कर सकते हैं। ये मॉर्गन स्टैनले की राय है। इसके अलावा अल्ट्राटेक, जिसके कल रिजल्ट्स आए, उसमें क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा है कि इनफैक्ट थोड़ा कंसर्न जताया है कि स्पेशली महाराष्ट्र में जिस तरह की पानी की कमी और सूखे की दिक्कत चल रही है, उस वजह से इन्होंने कंसर्न दिखाया कि इनकी जो डिमांड है ओवरऑल उस पर काफी हद तक असर पड़ेगा और ये डिमांड महाराष्ट्र में काफी अच्छी है अल्ट्राटेक की, तो इसकी वजह से असर आता हुआ दिखेगा। इसके उन्होंने कहा जी पेट्रोकॉम प्राइसेस है वो 10% बढ़े हैं, जो कि ये ठीक ठाक है। और साथ ही इसका पेट्रो का इसका जो परफॉर्मेंस है Q4 में वो आगे मेंटेन रहेगा नहीं रहेगा, उस पर लेकर उनको थोड़ा सा डाउट है। इसलिए क्रेडिट स्विस की तरफ से यहाँ पे 3135 रुपए का टारगेट रखा गया है। हालांकि रेटिंग में किस तरह का बदलाव नहीं, न्यूट्रल रेटिंग रखी गई है। अल्ट्राटेक पे CLSA ने भी रिपोर्ट दी है, उन्होंने इसकी रेटिंग को घटा दिया है और इसको घटाकर पहले बाय की रेटिंग थी, अब घटा के आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी है और 3750 का टारगेट दिया है। उनका कहना है कि रिजल्ट ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके चल के आगे उनको भी थोड़ा एक्सपेंशन में दिक्कत लगती है और उनका भी कहना है कि जो Q4 में इस बार रिजल्ट्स कंपनी ने दिखाए हैं, शायद हो सकता है प्रेशर आगे चल के रहे और ये मेंटेन ना हो पाए। इसके अलावा जस्ट डायल को लेकर भी क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि आगे चल के इनको एक तो कंपटीशन काफी फेस करना पड़ेगा और दूसरा इनका कहना है कि कंपनी ने जो भी अनाउंसमेंट करनी थी, खासकर नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग को लेकर, वो हो चुके हैं। अब कंपनी का पूरा फोकस अपने उस प्रोडक्ट को बेचने पर और उसकी क्रेडिबिलिटी को इंप्रूव करने में लगाना होगा, जो कि थोड़ा समय ले सकता है। इसलिए इसके टारगेट को भी घटा दिया गया है, 1000 से सीधा घटाकर 950 यानी कि 50 रुपया कम कर दिया गया है और रेटिंग को भी डाउनग्रेड कर दिया गया है, आउट परफॉर्मेंस से न्यूट्रल कर दी गई है। इंडियाबुल हाउसिंग को लेकर भी CLSA की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि मुनाफा उम्मीद से थोड़ा कम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इनका कोर बिजनेस देखेंगे जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर वो थोड़ा सा श्रिंक हुआ है और साथ ही अगर आप इसकी CAGR के हिसाब से देखें तो करीब 22%, वो थोड़ा इनको हेल्दी लग रहा है। लेकिन कुल मिला के उनका भी अपना ये मानना है कि यहाँ पे अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको टारगेट थोड़ा सा घटाया है 850 से 800, लेकिन रेटिंग में किसी तरह का कोई खास बड़ा बदलाव नहीं किया। JP Morgan ने इंडियाबुल्स रियल एस्टेट के ऊपर कमेंट किया है, उनका कहना है कि आप इस कंपनी के लिए एक बेहतर अच्छी चीज ये हुई है कि लंदन में जो उन्होंने प्रॉपर्टी लॉन्च की है उसका इनको आगे वाले दिनों में फायदा होगा। ओवर रेटिंग इनकी बरकरार है अभी भी और 130 रुपए का टारगेट अभी ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि थोड़ा सा भी अर्निंग्स को लेकर इन द लाइन है, लेकिन आगे भी इन द लाइन रहेंगे, इनको थोड़ा सा डाउट है, इसलिए फिलहाल किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, रेटिंग एज इट इज रखिए, टारगेट 130 का है। ओके, तो ये तमाम आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, और जब रिजल्ट सीजन हो तो ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती है, इन पर आप जरूर नजर रखिए कि नतीजों का पूरा विश्लेषण करने के बाद किस तरह की रिपोर्ट्स आती दिख रही है। आईबुल रियल और इंडिया सीमेंट, ये दो स्टॉक, इन पर मैं राय लूंगा हमारे एक्सपर्ट सुमित बगड़िया से, क्योंकि वायदा कारोबार के बैन में आए हैं ये कल स्टॉक। लेकिन उससे पहले बता दें, ये तो रिपोर्ट है लंबे समय के लिए, लेकिन आज के आज अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको देखना चाहिए स्टॉक 2020 का मैच 7:30 से 8 के बीच में। अगर आज आपने मिस किया तो बेहद इंटरेस्टिंग गेम्स बनी होगी आज दोनों, क्योंकि ये ऐसा बाजार है जहां स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा है। कौन से हैं वो 20 टॉप ट्रेडिंग स्टॉक्स आज के लिए, देखिए रिकैप।
पूरी की पूरी टीम मेरी देखिए किस तरह से निकल कर आई है। डेल्टा कॉर्प अच्छे नतीजों के दम पर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज के सत्र में, और सिंजिन के नंबर्स आज आने वाले हैं, अच्छे आ सकते हैं। बायोकॉन के नंबर्स भी आ जाएंगे। इन दोनों कंपनियों में से अगर एक चुननी हो तो मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं कि सिंजिन होनी चाहिए। वो रामा स्टील्स की बोर्ड बैठक 29 तारीख को होने वाली है, उसमें एक्सपेंशन प्लान्स जो साउथ इंडिया में है कंपनी उसके जिक्र करेगा। इस शेयर पर नजर रखिए, अच्छी तेजी पिछले कई दिनों से दिखा रहा है। जेट एयरवेज पर भी नजर रखिए, यहां पर भी कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली, अच्छे परिणाम आगे आने वाले दिनों में आएंगे, इसका फायदा मिलेगा। और कच्चे तेल की ओवरनाइट गिरावट का फायदा बीपीसीएल जैसे शेयरों को भी मिलेगा और इनके परिणाम भी आगे आने वाले दिनों में अच्छे आने वाले हैं। आईटीसी और दूसरी सिगरेट कंपनियों के शेयरों में दबाव देखने को मिलेगा। सरकार जिस तरह से एफडीआई के को रोकना चाहती है, जो अलग अलग डिविजन्स में सिगरेट कंपनियों के आ रहा है, तो वहां पर एक खराब खबर है। मारुति के शेयर में अगर जो कंपनी है वो अपने आउटलुक को FY17 के आउटलुक को डाउनवर्ड रिवाइज करती है या स्केल डाउन करती है तो बहुत बड़ा झटका लग सकता है, इस पर नजर रखिएगा। और जयश्री टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फैक्ट और स्पिक जैसी तमाम फर्टिलाइजर कंपनियां आज आपके रडार पर होनी चाहिए, यहां पे अच्छी रैली आज के दिन बन सकती है। फटाफट से 10 के 10 शेयर हमारी टीम में देखें, इसमें कोई भी हमने सेल कॉल नहीं रखा है। और साथ ही नाहर स्पिनिंग पे आप नजर रखें क्योंकि टेक्सटाइल पॉलिसी आ सकती है, पार्लियामेंट का सत्र वापस शुरू हो गया है और इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम इसलिए भी मिलेगा क्योंकि पंजाब जैसे राज्यों में यहाँ पर वैट ड्यूटी कम हुई है, 6 से 3 हो गई है और सरकार एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल कंपनीज को फायदा पहुंचा सकती है। इसके अलावा आप देखें तो आपको ध्यान रखना चाहिए वो इंडिगो के शेयर पे भी है क्योंकि यहाँ पे 50 जो नए जहाज जोड़ेंगे उसमें 24 तो इंडिगो के ही होंगे FY17 तक। इसके अलावा प्रिजन सीमेंट पर ध्यान रखें, 111 करोड़ रुपए इसको मिला है 23% हिस्सेदारी बेचने पर। सन फार्मा ने मलेरिया के एरेडिकेट हटाने के लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ करार किया है। इसके अलावा EIL पे आप ध्यान रखें, इसने एक करार किया है अब बांग्लादेश के पेट्रोलियम कंपनी के साथ, उसको कंसल्टेंसी देगा। हिवल्स पे और सूर्य रोशनी पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि LED की प्रोक्योरमेंट जो सरकार खरीदेगी 20 करोड़ बल्ब जो कि पिछली बार से 2 गुना होने वाला है। केन इंडिया आज का डिपेंडेबल है, अच्छा पुल बैक वापस इसमें आ सकता है, कच्चा तेल फिर से ऊपर है। भारतीय इंफ्राटेल के अच्छे रिजल्ट्स है, ये 75 शेयर है और फ्रेट के तौर पर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पे आप ध्यान रखें क्योंकि यहां पे एक अच्छी खासी बोर्ड की बैठक के अंदर इनमें डिविडेंड एक्सपेंशन सभी तरह की अनाउंसमेंट हो सकती है। चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। और अब आप देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल हो चुके हैं। 74 अंक की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिलेगी, 26 अंक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिलेगी। और सिगरेट कंपनियां देखिए प्री ओपनिंग सेशन में जिस तरह से कारोबार कर रही हैं। आईटीसी जैसा शेयर है, हैवी वेट शेयर है और ये 2.5% कमजोरी के साथ आज खुलने के संकेत दे रहा है। तो एक गैप डाउन ओपनिंग यहां पर होती हुई दिख रही है। गोल्डन टबैको जैसी कंपनियां, VST 3-4% गोल्ड फिलिप्स देखिए मतलब 8% नीचे है। और सबसे बड़ा खामियाजा शायद इसी स्टॉक को भुगतना पड़ेगा क्योंकि ये कंपनी बात कर रही थी किसी तरह के FDI लाने के लिए अपने कुछ ब्रांड्स में, तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा पैक आज काफी कमजोरी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। और ABB एक और ऐसा स्टॉक है, एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छे नंबर्स आएंगे, मुनाफे का नंबर तो ठीक आया लेकिन मार्जिन्स ने डिसअपॉइंट किया है, 4-4.5% नीचे। और स्टेट बैंक की जो एसोसिएट कंपनियां हैं उनके ऊपर नजर रखिए। स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर के जो प्रोविजंस हैं वो 217% बढ़ गए हैं, मुनाफा 67% घटा है। तो स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर और दूसरी एसोसिएट कंपनियों के शेयरों में भी आज दबाव देखने को मिल सकता है। आइबुल हाउसिंग फाइनेंस 3% मजबूत है ये स्टॉक, जो हम कह भी रहे थे कि नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं, बुरे नहीं है और उसके चलते आपको 3% का बड़ा उछाल यहां पर नजर आएगा। टाटा स्पंज जिसने अभी अभी नतीजे पेश किए हैं, बाजार खुलने के पहले 2.5% नीचे ये स्टॉक नजर आ रहा है। और मारुति आज नतीजों से पहले 1% नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग है, देखना होगा। डेल्टा में मामूली सी तेजी दिख रही है 1% की। एक्सिस बैंक नतीजों के पहले एकदम फ्लैट खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। तो आईटीसी पर ही अब नीचे के लेवल्स देख लें, कहां पर अगले सपोर्ट है और क्या अगर 312-13 के आसपास खुले तो चार्ट पर कुछ नया ब्रेकडाउन जैसा दिखेगा। सिमी बताएं आप। देखिए अनिल जी, जितना जैसा न्यूज है उसके चलते तो ये लग रहा था कि 315 से 310 के आसपास का ओपनिंग तो तय था। अब 312 के आसपास खुलेगा तो 310 का लेवल देखने को मिलेगा, देखने के लिए मैं इंतजार करूंगी। अगर 310 भी ब्रेक करता है तो वापस इसमें फ्रेश वीकनेस देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट 302 से 304 का भी हो सकता है। ओवरऑल वीक है, चार्ट में भी कल अच्छा करेक्शन कल देखा गया था और ये तो आज एक्सटेंडेड होगा। पर नीचे से कहीं अगर ये स्टॉक 307-8 का लेवल से अगर वापस रिकवरी देता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है कि आज ये स्टॉक दबाव में ही रहना चाहिए और इसके चलते निफ्टी भी
एटलीस्ट शुरुआत ओपनिंग तो खराब ही होगा ऐसा लगता है। आईटीसी के लिए निफ्टी को भी नीचे ही खुलना पड़ेगा। बिल्कुल, और बड़ा हैवी वेट है बाजार का ये स्टॉक, और अगर ये स्टॉक आज दबाव के साथ खुलता है तो बाजार तो जाहिर सी बात है प्रेशर के साथ तो खुलेगा ही। सुमित कह रहे थे कि 318 के नीचे वो शॉर्ट करना चाहेंगे तो 312-13 के आसपास तो ये खुल रहा है। सुमित, शॉर्ट करना चाहिए खुलते ही क्या, और नीचे के लेवल्स मिलेंगे या जो होना था वो गैप डाउन में ही हो गया? नहीं, मेरे को लगता है मिलेंगे और नीचे के लेवल्स, क्योंकि 318 के नीचे जैसे अपनी बात हो रही थी 10-15 मिनट पहले कि नीचे में 305 के लिए भी ओपन हो रहा है। तो आई थिंक खुलने के बाद 2-3 टके की और फॉल देखने को मिल सकती है। 305-300 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बाइंग से तो बिल्कुल बचना चाहिए और 318 के नीचे खुलते ही शॉर्ट में एक बार बैठ सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस लगाना हो, मान लीजिए 312-13 के आसपास खुलता है तो 318 के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाना होगा। नीचे में टारगेट 305-303 रुपए का। ओके, तो ये है राय आईटीसी के स्टॉक पर। देखते हैं आज किस तरह का एक्शन खुलने के बाद होता है। 2.5% की कमजोरी होने के बाद क्या कुछ और कमजोरी बढ़ती है। और मारुति एक और स्टॉक है जो आधा से 0.5% कमजोर खुलने के संकेत दे रहा है। कमजोर नतीजों की आशंका आज है ही, और ऐसे में चार्ट्स पर आप भी राय दे दें मारुति के लिए। सिमी कल की गिरावट के बाद आज फिर से 25 रुपए नीचे खुलने की तैयारी, 3700 के करीब। देखिए अनिल जी, चार्ट में अच्छा सपोर्ट है 3700 के आसपास। अगर 3700 के आसपास खुलता है तो देखना पड़ेगा कि वो लेवल ये तोड़ता है कि नहीं, क्योंकि 3700 3680 का रेंज ये अगर टूट जाएगा तो ये वापस वीक हो जाएगा और इसमें वापस 3650 3620 का टारगेट मिल सकता है। पर जब तक 3680 3700 का रेंज नहीं टूटता है तब तक आंख बंद करके सेल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ये एक वीक स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और कभी भी ये वापस रिकवरी दे सकता है। 3680 से नीचे ही सेल करेंगे 3600 का टारगेट लगा के। ओके, और अब आप देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड्स बिल्कुल सेटल होते हुए सबसे बड़ा निफ्टी का लूजर आईटीसी है 2.5% नीचे, उसके बाद टाटा मोटर्स और फिर जी एंटरटेनमेंट। ये निफ्टी के 3 टॉप लूजर्स जो खुलेंगे। और भारतीय इंफ्राटेल बायबैक के ऊपर जिस तरह से बोर्ड की बैठक आज होने वाली है, नतीजों के साथ साथ डिविडेंड के ऊपर भी ये विचार करेंगे, तो इस शेयर पर नजर होगी। और ये निफ्टी का नया एंट्रेंट है और आज इसके लिए इंपॉर्टेंट दिन 1.5% मजबूती के साथ ये खुलने के संकेत देता हुआ। बिल्कुल, तो यहां पर एक अच्छा एक्शन आपको दिख रहा है। जेट एयरवेज जिसकी बात हम कर रहे थे और सुमित भी कह रहे थे कि इसका कॉल ऑप्शन खरीदिए, माफ कीजिएगा, यहां पर 1% की मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। एक्सेल क्रॉप केयर ये एक और स्टॉक है जो कम लिक्विड स्टॉक है, लेकिन इस पर नजर रखिए क्योंकि यहाँ पर खबर एक इंटरेस्टिंग आ रही है। लगभग 25% हिस्सेदारी सुमितोमो यहाँ खरीद सकता है। 1500 करोड़ रुपए में डील हो सकती है। कंपनी के मार्केट कैप से ज्यादा की डील हो सकती है। और स्टॉक आप देखिए प्री ओपनिंग सेशन में एक्सेल क्रॉप केयर 3% के आसपास 2.5% के आसपास मजबूत दिख रहा है। एजिस लॉजिस्टिक्स ये एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखिए। लगभग 1.5 से 2% की मजबूती प्री ओपनिंग सेशन में दिखाई। कुछ कल सेकंड हाफ में कुछ बड़े सौदे होते दिखे थे और उनमें कुछ जाने माने इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर खरीदारी की ऐसा समझा जा रहा है। और उसके बाद स्टॉक में आज 1.5-2% की मजबूती बनती हुई दिख रही है। प्रिज्म सीमेंट जो हम कह रहे थे यहाँ पर भी कुछ एक्शन हो सकता है। कुछ 111 करोड़ में इन्होंने एक हिस्सेदारी बेची है 23%, उसका फायदा दिख रहा है स्टॉक पर 1-1.25% के मुनाफे के साथ। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में, लेकिन एक सेक्टर एविएशन का जो है इनमें तीनों ही स्टॉक जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब हरे निशान में आज दिख रहे हैं। 75 अंकों के नुकसान के साथ प्री ओपनिंग सेशन सेटल हुआ है। शुरुआत होती है 100 अंक नीचे है सेंसेक्स, 120 अंक नीचे सेंसेक्स, 125 अंकों का नुकसान इस वक्त दिखेगा सेंसेक्स पर। निफ्टी पर नुकसान 30 अंकों का। कल के लोज के आसपास शुरुआत की है भारतीय बाजार ने, उसको थोड़ा सा तोड़ा है इस वक्त। आइए बता दूं कौन से स्टॉक्स एक्शन में, और सबसे बड़ा दबाव बनाने वाला स्टॉक अगर कोई है तो वो है आईटीसी। 2% का बड़ा नुकसान आईटीसी पर होता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स 1.5% कमजोर है और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में 1.5% के आसपास का नुकसान। तो ये 3 स्टॉक सबसे ज्यादा बाजार पर दबाव बनाते हुए नजर आएंगे। भारतीय इंफ्राटेल आज नतीजों से पहले 1.5% कमजोर, गेल में नुकसान आपको दिखेगा। ये तमाम शेयर आज प्रेशर में साफ तौर पर दिख रहे हैं। आइए मजबूत क्या है हिंडाल्को के लिए पॉजिटिव खबरें, 1.5% ऊपर, अंबुजा सीमेंट ऊपर है, भारतीय एयरटेल ऊपर है, इसके अलावा आइडिया ऊपर है, टाटा पावर में मामूली सी मजबूती। बाजार स्टेबल होते दिख रहे हैं। कल के लोज के आसपास 7825 के आसपास
और इस वक्त आप देखिए वायदा कारोबार में कौन से स्टॉक सेक्शन में स्ट्राइड सशुन 2% के नुकसान के साथ, पीसी ज्वेलर्स, M&M फाइनेंस कल की तेजी को गवाता हुआ अब, ये तमाम स्टॉक्स जो एक्शन में। ITC 1% का नुकसान, मदरसन सुमित 2% नीचे, ICICI बैंक आज दबाव बना रहा है। ये स्टॉक कल काफी मजबूत खड़ा था पूरे दिन भर इतने कमजोर बाजार में, लेकिन आज शुरुआत बेहद कमजोर की है 250 के नीचे। थोड़ी देर में पूछूंगा मैं सिमी और सुमित से कि 250 के नीचे क्या ICICI बैंक में कोई ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन मजबूत शेयरों पर एक बार नजर डालें तो हिंडाल्को, जेट एयरवेज, EIL, ये सारे स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और ITC के अलावा देखिए ICICI बैंक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बैंक निफ्टी का बड़ा कंपोनेंट है और ये आज दूसरा बड़ा स्टॉक है जो प्रेशर में है और शुक्रवार को देखना होगा इसके नतीजे कैसे आते हैं। इसके अलावा मदरसन सुमी आज भी कोई राहत की बात नहीं, FNO में सबसे ज्यादा कमजोर यही शेयर है। कल 4-5% की गिरावट देखने को मिली थी। फॉक्सवैगन वाला मामला, जिस तरह से फॉक्सवैगन ने एक बड़ी प्रोविजनिंग करी है और क्रेडिट स्विस ने इसके ऊपर अपना नेगेटिव स्टांस रखा है, आज दूसरे दिन यहां पर फॉल आता हुआ। ज्वेलरी कंपनियां वापस, ये बात चल रही है कि कई राज्यों में ये वापस से ज्वेलर्स स्ट्राइक पर जाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए ये भी आज दबाव के साथ 1.5% की देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा सेक्टर प्रेशर में, ठीक उसी तरह जिस तरह से सिगरेट का सेक्टर प्रेशर में है। आप देखिए सिगरेट के सेक्टर में जहां जो हम कह रहे थे कि सबसे ज्यादा कमजोर शायद गॉडफ्रे फिलिप्स के लिए ये खबर हो सकती है, 10% नीचे ये शेयर इस समय खुलता हुआ। गोल्डन टैबैको 4% नीचे, BST 3% नीचे, तो पूरा का पूरा पैक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। और आप देखिए ABB एक्सपेक्टेशंस बड़ी लग गई थी यहां पर कि अच्छे नंबर्स आएंगे, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर जिस तरह से डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगाए, 6% की कमजोरी यहां देखने को मिल रही है। टाटा स्पॉन्ज एक और ऐसा स्टॉक है जो फेस ऑफ इट तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन लगता है डिटेल्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कमजोरी के साथ ये शेयर आज के सत्र में खुला है। डेल्टा कॉप में मुनाफा वसूली हावी होती हुई एक तेजी इसने देखी है पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस में। तो जिन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई थी इस एक्सपेक्टेशन में कि नतीजे अच्छे आएंगे, तो वो ट्रेडर शायद यहां पर बुकआउट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फर्टिलाइजर कंपनियों में देखिए आप कल कह रहे थे कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, कल सेकंड हाफ में बनी भी थी और आज भी देखिए कई फर्टिलाइजर शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए। और हिंडाल्को, जिस तरह से हमने आपको बताया कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी है मेटलेक्स वो हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है, और इस स्टॉक में आप देखिए इसी खबर के दम पर 3% की तेजी आज के दिन होती हुई 101 का भाव यहां पर। तो ये है रुझान इस वक्त, लेकिन गॉडफ्रे फिलिप्स सबसे कमजोर खिलाड़ी आज के सेशन का, 10% नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गोल्डन टोबैको 5% नीचे। तो ऐसा लग रहा है हेमंत कि सिगरेट पीना तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही, सिगरेट की शेयर रखना पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक। वो कहते हैं जब रेगुलेटरी इश्यूज हों जिस सेक्टर के लिए, तो वहां से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से राज्य सरकारें लगी हुई हैं लिकर को बंद करने के लिए अपने अपने राज्यों में, और केंद्र सरकार तो पूरे देश में लगी हुई है इस समय तंबाकू के सेवन को रोकने के लिए, शायद उसी का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। गेल जैसे शेयर देखिए आज प्रेशर में देखे जा रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स पूरा का पूरा ऑटो पैक प्रेशर में है। ये बताइए ऑटो में अगर कोई एक शॉर्ट करना हो सुमित, तो आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही है मारुति के आउटलुक थोड़ा कमजोर हो, क्या पूरा पैक प्रेशर में रह सकता है आज, और आप कैसे अप्रोच करेंगे इसे? देखिए एक अच्छा मूव हमको देखने को मिला है ऑटो के सभी स्टॉक्स के अंदर, इसीलिए एक ऊपरी लेवल्स पे अभी एक दबाव, एक सेलिंग प्रेशर या शायद आप मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली जहां तक मारुति सुजुकी की बात करेंगे, मारुति स्टॉक देखिए हेमंत, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से तेजी करेगा। इसने एक ब्रेकआउट दिखाया था परसों, वो ब्रेकआउट के बाद इसने कल उसको वापस निगेट किया, वापस एंगल्फ किया, बट मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूं कि अब इसमें यहाँ से एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। 50 रुपया 1-1.5% हो सकता है मारुति सुजुकी के अंदर शायद करेक्शन देखने को मिले, बट आई थिंक 3700-3680 या जो प्रेजेंट लेवल्स है ये एक बार बाइंग करके अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि यहां से एक हमको शार्प पुलबैक ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर स्टॉक 3850 या शायद 4000 के भी लेवल दिखा सकता है। और भी जितने भी ऑटो के स्टॉक्स है वो सब ऊपरी लेवल से एक दबाव जरूर दिखा रहे हैं, बट अभी तक कोई बड़ी मंदी के संकेत मुझे नहीं समझ में आ रहे किसी भी स्टॉक के अंदर। एक्चुअली मैं मार्केट खुलने के पहले आपको पूछना चाहता था, लेकिन रह गया। एक्चुअली इंडिया सीमेंट और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये दो स्टॉक का वायदा कारोबार के बैन में आए सुमित, कल से आज से, कल बैन में आ गए थे, आज से बैन में है। आईबुल रियल तो 1% ऊपर है और इंडिया सीमेंट 0.5% नीचे है। जिन किसी के पास पोजीशन है क्या किया जाए? के अंदर 87 का सपोर्ट है, 87 का सपोर्ट अगर टूट गया तो ये स्टॉक के अंदर 5 रुपए का फॉल हमको देखने को मिलेगा। आई थिंक इसके अंदर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा
इट्स बेटर टू मूव आउट ऑफ द स्टॉक। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया सीमेंट ने ऑलमोस्ट एक अच्छा मूव दिखा दिया है। 65 से स्टॉक कंटिन्यूसली वन साइड 95 के लेवल तक आया है। अब इसको एक थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत है। अगर इसने 87 का लेवल टूटा तो 84 से 82 के लेवल्स हमको इजीली और एक दो दिन के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो 87 फाइनल सपोर्ट है अगर किसी ने लॉन्ग करके रखा हुआ है, या तो 87 का ट्रेलिंग एसएल लगा ले, या फिर ये निकल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 87 टूटते ही इसके अंदर 4-5 रुपए का वन साइड फॉल देखने को मिलेगा। जहां तक आईबुल रियल एस्टेट का सवाल है, आईबुल रियल एस्टेट के अंदर भी ऊपरी लेवल्स पे एक दबाव देखने को मिल सकता है। आई थिंक जब तक ये वापस 59 के ऊपर नहीं जाता है, 58 या 59 के ऊपर, तब तक इसके अंदर एक बार फ्रेश लॉन्ग नहीं करने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 55 का लेवल ब्रेक करेगा तो शायद ये 52-51 के लेवल वापस दिखाएगा। आई थिंक कैश में अगर किसी ने लेके रखा हुआ है तो उसको 55.10 का या 55 का ट्रेलिंग ऐसे लगा लेना चाहिए। अमरीश, सीमेंट कंपनियों पर आपकी क्या राय है? टेक्निकल चार्ट पर तो सिमी काफी बुलिश हैं, कह रही हैं कि एसीसी अंबुजा खरीदना चाहिए और एसीसी अंबुजा के नंबर्स भी आने वाले हैं। ये बताइए, अल्ट्राटेक के नंबर्स के बाद क्या व्यू बन रहा है इस स्पेस पे? नहीं, अल्ट्राटेक के नंबर्स की बात तो व्यू तो पॉजिटिव है, और मैं तो लास्ट 8-9 महीने से काफी पॉजिटिव रहा हूँ सीमेंट कंपनीज पे। इट इज अ डिफरेंट थिंग दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ज्यादा चला नहीं है, लास्ट 2-3 महीने में चला है। बट आई थिंक एनी सॉर्ट ऑफ अ करेक्शन शुड बी यूटिलाइज्ड टू गेट इनटू दीज स्टॉक्स, एंड आई वुड स्टिल रिकमेंड अल्ट्राटेक एंड अंबुजा क्लोजर टू अबाउट 215-216 जो लेवल हम लोगों ने शायद 1-2 दिन पहले देखा था। आई थिंक एट दोज लेवल्स वन शुड लुक एट बाइंग इट। ओके, ये है राय इस वक्त सीमेंट शेयरों पर। और आज आप देखिए जो ज्वेलरी शेयरों की बात हेमंत आप कर रहे थे, एकदम सही कैच किया है। टाइटन देखिए 0.5% ही कमजोर है, लेकिन मैंने पकड़ा इसलिए इसकी 9.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 5 लाख शेयर। तो सुबह सुबह यहाँ पर शॉर्टिंग हो रही है, मंदी की पोजीशन बन रही है। सुमित से ही पूछना है, सुमित टाइटन बेचना चाहिए इन लेवल्स पर 372 के आसपास? 369 टूटते ही बेच देना चाहिए अनिल जी। अभी 370.70 चल रहा है कैश के अंदर। जैसे ये 369 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसके अंदर 373 के स्टॉप लॉस से बेच देना चाहिए। 369 का लेवल स्ट्रिक्टली वॉच करना चाहिए ट्रेडर्स को। अभी जैसे ही ब्रेक करता है तो इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है 7 से 8 रुपए का फॉल देखने को मिलेगा। हो सकता है वो इंट्राडे में ही देखने को मिल जाए। तो 369 क्लोजली वॉच लेवल है। जैसे ही ब्रेक करे 373 के स्टॉप लॉस से बेचे। टारगेट इंट्राडे के लिए शायद 362 हो सकते हैं। सरकार जिन सेक्टर्स के ऊपर देखिए कामकाज कर रही है, तंबाकू वाले सेक्टर, लिकर वाले सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर्स के ऊपर सेस लगाने की बात और ड्यूटी लगाने की बात, ये पूरे सेक्टर्स देखिए अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे हैं। और एक सेक्टर जो सबके रडार पर है, उस पर अमरीश आपकी राय लेना चाहता हूं, वो है एफएमसीजी सेक्टर। और चर्चा में ये इसलिए आया है क्योंकि मानसून अच्छा है, वो तो है ही, लेकिन बाबा रामदेव का जो डर है, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बाबा रामदेव की। ये बताइए कैसे देखते हैं आप बाबा रामदेव के मुंह को, और जो तेजी से पतंजलि का फोकस और प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ रही है, उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, उसको कैसे देखते हैं? ओवरऑल जो लिस्टेड एफएमसीजी प्लेयर्स है, जो ऑर्गेनाइज्ड एफएमसीजी प्लेयर्स हैं, उनके लिए तो नेगेटिव है। But then in this I would say the silver lining is that it could be positive for the herbal companies in the longer term. इनका मार्केट शेयर, उनका शायद मार्केट बढ़ेगा, ओवरऑल मार्केट बढ़ेगा। I mean exactly what we saw happening in telecom in 2003 कि जब रिलायंस आया था, it was negative for all of them, but finally in the longer term it turned out to be positive for the telecom space. पर यहाँ पे मैं बोलूँगा it will be positive only for the herbal and Ayurvedic companies like for example Dabur and Imami. पर शायद ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 क्वार्टर्स उन पे प्रेशर रहेगा मार्जिन का, बट देन इफ यू आर लुकिंग एट लाइफ बियॉन्ड द नेक्स्ट 1.5-2 years शायद उनके लिए पॉजिटिव हो जाए। तो ये राय है इन तमाम शेयरों पर। दावर के नतीजे कल आने भी वाले हैं वैसे। आई थिंक आई मीन इफ यू कंपेयर विद द लास्ट 2 to 3 quarters शायद थोड़ा बहुत वीक रहेंगे, और उसका तो इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है। वी हैव सीन द स्टॉक करेक्टिंग इन द लास्ट। तो नेपाल वाला जो हैंगओवर था वो खत्म हो चुका, वो तो खत्म हो चुका है। यस, इंटरेस्टिंग बात देखिए, गॉडफ्रे फिलिप्स 13% नीचे है, गोल्डन टोबैको 5%। उस हिसाब से आईटीसी उतना कमजोर नहीं हुआ जितना शायद हो सकता था। निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर जरूर हुआ आईटीसी, 312.50 का लो बनाकर 317.18 के आसपास 1% के नुकसान पे। तो कंपेरेटिवली आईटीसी पे नुकसान कम है। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर नुकसान अच्छा खासा दिख रहा है वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। इनफैक्ट वायदा कारोबार में ये स्टॉक बड़ा तेजी से सामने आता दिख रहा है। वो बताऊं क्यों? क्योंकि स्टॉक है 0.2% कमजोर। ओपन इंटरेस्ट में जबरदस्त बढ़त दिख रही है मेरे को यहाँ पर 6.5% के आसपास की, और ये स्टॉक बड़ा वोलेटाइल है, बड़े मुंह दिखाता है। 82,000 शेयर नए जुड़ चुके हैं आज सुबह सुबह यहाँ पर कारोबार में। सुमित, शॉर्ट करना चाहिए जुबिलेंट फूड वर्क्स? सुबह सुबह ऐसा लग रहा है कि मंदी की पोजीशन बन रही है इस काउंटर पर।
देखिए कल तो इसने जाते वक्त तेजी दिखाई थी और आज उसको एंगल्फ करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक 1255 का अभी भाव चल रहा है, जैसे ही 1240 टूटे तो सेल करना चाहिए, अदरवाइज ये एक रेंज में चल रहा है 1230 से लेकर 1280 की रेंज में। बट ओवरऑल एक बात तो क्लियर है अभी तक कि ये स्टॉक के अंदर तेजी फिलहाल नहीं दिख रही है। जब तक ये 1280 1290 के ऊपर कन्विंसिंगली नहीं जाएगा तब तक तेजी नहीं दिख रही है। तो आई थिंक तेजी को अवॉइड करना चाहिए और अगर मंदी करनी है तो जैसे ये 1240 का लेवल ब्रेक करता है उसके बाद करनी चाहिए। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है, इसके लिए तेजी से तो बचना चाहिए, तेजी से बचना चाहिए। ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। एक और सेक्टर है अमरीश जो काफी कमजोर है पिछले कई दिनों से, सन फार्मा, ल्यूपेन, ये पूरा का पूरा फार्मा पैक देखिए। क्या लगता है इस बार इनके नंबर्स कैसे आएंगे और क्या करना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों इसके ऊपर ओवर वेट थे, बुलिश थे, कई ब्रोकरेज हाउसेज को ये सेक्टर काफी पसंद था। क्या गिरावट में अभी और खरीदारी करनी चाहिए? खरीदारी तो सिलेक्टिवली करनी चाहिए। आई वुड से ओनली लुक एट द टॉप लाइन स्टॉक्स लाइक लुपिन एंड सन फार्मा, क्योंकि ये जो यूएस एफडी का इशू है ये तो रहने वाला है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, और जो रिजल्ट्स आएंगे दे विल बी वीकर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि क्लियरली आई मीन वी वुड सी दैट मार्जिन्स वुड बी अंडर सम सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर एज कंपेयर्ड टू द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो मुझे लगता है कि आई मीन एट लोअर लेवल्स वन शुड लुक एट स्टॉक्स लाइक लुपिन एंड सन Pharma. Beyond that, I'm not really looking at the mid-cap stocks at this point of time. But then again, you should have patience for the next 1.5-2 years. Because I think over the next 3 or 4 quarters, pharma overall is going to underperform. Okay, तो ये राय इस वक्त तमाम फार्मा शेयरों पर देखते हैं। अंडर परफॉर्मेंस तो दिख रही है, हो भी रही है। कभी भी कोई भी बुरी खबर आती है स्टॉक की पिटाई हो जाती है जबरदस्त। लेकिन एक और स्टॉक जो आज पिटता हुआ दिख रहा है वो है जे कुमार इंफ्रा, 4.5% नीचे दिख रहा है मेरी लिस्ट में। फ्यूचर लाइफस्टाइल कल 3%, आज 3% नीचे। कल हमने सुबह सुबह स्पॉट किया था इस स्टॉक में वॉल्यूम एक्शन, और आपने देखा स्टॉक 10% से ज्यादा भागा था। आज मुनाफा वसूली होती दिख रही है इस काउंटर पर साफ तौर पर। टीवीजेड एक और स्टॉक है जो ज्वेलरी कंपनी में आज दबाव वो यहां पर भी दिख रहा है। एजिस लॉजिस्टिक्स, इस स्टॉक की हम बात कर रहे थे, 3% ये स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर एक अच्छी मजबूती आज के सेशन में बनती हुई दिख रही थी। ये तमाम स्टॉक्स हैं जो काफी हद तक एक्शन में दिख रहे हैं आज के सेशन में। एक्सिस बैंक आज नतीजे से पहले 1% कमजोर होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान है। एक्चुअली मारुति भी देखा जाए, मारुति निचले स्तर से अच्छा है, इंटरेस्टिंग 3700 रुपए के आसपास से लेवल होगा, हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। मारुति में स्मार्ट रिकवरी दिख रही है, वाह क्या बात है। मारुति फटाफट सिमी बताएं चार्ट देखकर क्या करें। देखिए मारुति में सचमुच 3700 से 3680 का लेवल हमने बताया था कि जब तक वो लेवल ना तोड़े तब तक मारुति में कोई शॉर्ट करने का मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट एरिया है। अगर वो सपोर्ट होल्ड करता है तो मारुति में एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है। सुमित ने भी 3800 का टारगेट दिया है, अगर वो लेवल सस्टेन होता है तो मुझे भी लगता है कि पॉसिबल है, क्योंकि मारुति ने फर्स्ट जो इनिशियल ओपनिंग के बाद 3691 का लो बनाया है, अगर वो दोबारा नहीं टूटता है तो मुझे लगता है कि एक रिकवरी मारुति में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रांग है, जो भी वीकनेस था वो काफी पहले वो खत्म हो चुका है। अभी ये स्टॉक सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट कभी भी मिल सकता है। 3850 के ऊपर जाने के बाद इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आएगी तब इसका टारगेट 4000 का भी हो सकता है। फिलहाल नीचे एक्यूमुलेट करने का ही सोचना पड़ेगा। अगर रिजल्ट्स का हल्का सा सहारा मिल जाता है तो ये स्टॉक 4000 के आसपास एक ही महीना में पहुंचेगा। ओके, तो ये है राय मारुति पर इस वक्त। देखते हैं आज नतीजे से पहले जो उतार चढ़ाव बनता दिखा है, इंटरेस्टिंग कैसे रहेंगे नतीजे और किस तरह का एक्शन आगे बढ़ेगा। फिलहाल एक्शन को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आप सबसे विदा लेने का वक्त है। अमरीश, सिमी और साथ ही सुमित, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़कर आज बाजार और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। और बाजार पर रखी नजर, 80 अंकों का नुकसान है सेंसेक्स में, निफ्टी 20 अंक नीचे। इंटरेस्टिंग बात है कि कमजोर शुरुआत हमने की है, लेकिन एशियाई बाजार जितना कमजोर है उसके सामने हम उतना कमजोर हो नहीं रहे। कल के लो लेवल के आसपास होल्ड करने की कोशिश अब तक बाजार कर रहा है, देखते कितना कामयाब होता है। बैंक निफ्टी में आप देखिए आज नुकसान थोड़ा ज्यादा है कल के मुकाबले में। बैंक निफ्टी 15600 के आसपास 0.5% के नुकसान के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार के जाने माने एक्सपर्ट और दिग्गज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उदयन मुखर्जी जी, उदयन सर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या लग रहा है जिस तरह से आगे इतनी इवेंट्स है और रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है, 8100 के पार जाना निफ्टी के लिए मुश्किल होगा? देखिए अनिल, बहुत बड़ा एक रैली ऑलरेडी हो चुका है। अभी मुझे लग रहा है मार्केट का रुख देख के कि वो थोड़ा सा थका नजर आ रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले भी 8000 के आसपास मार्केट ने सुबह गैप अप खोला था और उसके बाद वहां वो लेवल पे टिका नहीं, वहां पे बिकवाली दिखी और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। वो दिन अच्छा था, वो मॉर्निंग अच्छा था
और उस दिन बहुत लोगों को लगा था कि 8,000 के ऊपर जाके मार्केट 8100 तक रैली करेगा, लेकिन अभी लग रहा है थोड़ा टायर्डनेस और फटीग आ चुका है मार्केट में। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा कि जो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वो अच्छे नतीजे के बाद भी स्टॉक्स ऊपर ज्यादा नहीं जा रहे हैं। आप देख लीजिए इन्फोसिस, रिलायंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक, ये सारे नतीजे अच्छे हैं, लेकिन इस नतीजे के बाद उनके स्टॉक्स बहुत ऊपर नहीं जा पाए। तो जब रिजल्ट्स अच्छे होने के बाद भी स्टॉक फ्लैट रहते हैं या नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट ने काफी हद तक ये सब गुड न्यूज को प्राइस कर चुके हैं और अभी मार्केट थोड़ा टायर्ड लग रहा है और थोड़ा ब्रीदर चाह रहा है। मेरे ख्याल से ये टेक्निकली भी वही लग रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी प्रॉफिट बुकिंग मोड पे चले गए 1000 पॉइंट निफ्टी के रैली के बाद, और एफआई फ्लोज जितना मजबूत आ रहा था मार्च के महीने में, अप्रैल में बिल्कुल उतना नहीं है। 3-3.5 हजार करोड़ का फ्लोज अभी तक अप्रैल सीरीज में आया है, जो मार्च की तुलना में तो बहुत ही कम है। तो टेक्निकली भी आप फ्लोज के हिसाब से मेजर करें या रिजल्ट रिएक्शंस देख ले, सभी देख के लग रहा है कि ये पैनिक का समय तो नहीं है, लेकिन मार्केट को एक ब्रीदर चाहिए और मार्केट थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है। हाय सर, गुड मॉर्निंग। ये बताइए कि एफओएमसी की जो बैठक आज से शुरू होने वाली है 2 दिन की, और बैंक ऑफ जापान की जो बैठक शुरू होगी, उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस इस बार है? देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है मई और जून के महीने में ग्लोबल मूवमेंट्स कैसा होगा, और इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंटली डॉलर इंडेक्स को मैप करते जाइए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अगर आपको फिर से मजबूती देखने लगे तो इससे आपको देखेंगे कि कमोडिटीज पे, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे, इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स पे प्रेशर वापस आ जाएगा। पिछले कपल ऑफ डेज में ये दिख रहा है कि रूपी भी 66 की तरह बढ़ गया था, लेकिन वहां से सपोर्ट लेके वो भी 67 की तरह स्लोली बढ़ रहा है। तो डॉलर पे एक बार नजर रखिए, वो आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेशन देगा कि ग्लोबल मार्केट से करेक्शन मोड में जा रहा है कि नहीं। फेड की मीटिंग की बात है तो यूएस मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइज के नजदीक है। ये देखते हुए बहुत लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि इस बार फेड थोड़ा, जिसको हॉकिश बोलते हैं, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई संकेत उनके लैंग्वेज में आ सकता है, क्योंकि मार्केट्स और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पिछले 1 महीने में। अगर ऐसा होता है तो आप इमर्जिंग मार्केट में, इंडियन मार्केट में और हमारे करेंसी में थोड़ा सा बिकवाली देख सकते हैं, लेकिन वो उसके चलते हुए निफ्टी 76-7700 तक भी जा सकता है अगर फेड हॉकिश टोन अडॉप्ट करता है अपने मीटिंग में। लेकिन मैं उनको नहीं मानूंगा कि वो ट्रेंड चेंज कर देगा मार्केट में। वो एक करेक्टिव फेज ला सकता है मार्केट में, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट का कमर तोड़ने के लिए फेड का हॉकिश टोन इनफ नहीं है। लेकिन अगर चाइनीज प्रॉब्लम्स मई के महीने में युआन और डिप्रिशिएट करता है, चाइना फिर से स्लगिशनेस दिखाता है अपनी इकोनॉमी में, और ब्रिटेन जून के महीने में यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने का संकेत देता है, ये सारे मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज है, क्योंकि ये अपना ट्रेंड को चेंज कर सकता है। फेड का हॉकिश टोन एक करेक्टिव फेज को ला सकता है मार्केट में, जिसका मुझे लगता नहीं 75-7600 के नीचे जाएगा निफ्टी उसके कारण। तो यानी कि ग्लोबल इवेंट्स काफी अहम रहेगी, लेकिन हमारे यहाँ जो नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है, इससे किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? और खासतौर से जब अच्छे नतीजे आ रहे हैं उसके बावजूद स्टॉक चल नहीं रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि ऑलरेडी इतना रनअप हो चुका है इस वजह से, या फिर आगे के लिए आउटलुक अभी भी अच्छा नहीं है? देखिए, अगले इस हफ्ते का नतीजे काफी इंपॉर्टेंट है अनिल, और आगे चलते हुए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स के अर्निंग्स आएंगे। हमें इतना तो पता चल गया था कि सीमेंट का, ऑटोज का वॉल्यूम नंबर्स पिछले क्वार्टर में काफी अच्छे थे और उनके नंबर्स भी ठीक ठाक आएंगे। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया, अभी तक रिजल्ट रिएक्शंस उतने अच्छे नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे नतीजे अच्छे आए हैं, फर्स्ट वीक में सबसे अच्छे रिजल्ट्स बाहर आते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन फर्स्ट वीक में ही आप देख लीजिए एबीबी, कैन, टीसीएस, विप्रो या मिड कैप कुछ रिजल्ट जैसे जेंसार, ऐसे टाइप के मिड कैप आईटी कंपनीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये नतीजे उतने अच्छे नहीं आए हैं। तो मैं कहूंगा ये मिक्स्ड शुरुआत हुआ है अर्निंग सीजन का, लेकिन आगे वाले जो अर्निंग्स आने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस हफ्ते एक्सिस, येस, आईसीआईसीआई तीनों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नतीजे दिखाएंगे और वो बहुत ही अहम है मार्केट के लिए, सीमेंट से बहुत ही ज्यादा। और ये अर्निंग सीजन में एक चीज पे आप ध्यान रखिए, मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा अपग्रेड्स आएंगे इस अर्निंग सीजन के बाद,
लेकिन अगर आपने कोई मैनेजमेंट कमेंट्री ऐसे सुना कि इस क्वार्टर में हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पिछले 2-3 क्वार्टर से काफी अच्छे हुए हैं, और वो देखते हुए मैनेजमेंट में थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा कि आगे चलते हुए अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतना अच्छा रहा तो हम थोड़ा कैपेक्स में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। मार्केट को यही सुनना चाहिए। मार्केट इसी के उम्मीद में बैठा है कि थोड़ा बहुत मार्जिन इधर उधर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या मैनेजमेंट्स को यह लग रहा है कि वर्स्ट फेज खत्म हो चुका है और अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन स्लोली बढ़ता जाएगा और वो थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे न्यू कैपेसिटीज में? अगर ऐसे कोई निशान मार्केट को सुनाई दिया तो मेरे ख्याल से ये बहुत पॉजिटिव टेक अवे होगा इस अर्निंग सीजन, और आपका ध्यान इसी पर रहना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या बात कर रहे हैं रेस्ट ऑफ 2016 के बारे में, खास करके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट और कैपेक्स के कोई अर्ली संकेत के बारे में। सर, लोगों की नजरें अब संसद के सत्र पर भी जुट गई हैं और कल का कामकाज जिस तरह से हंगामेदार हुआ, कोई काम नहीं हो पाया, मात्र 14 दिन बचे हैं। क्या लगता है आपको, कोई होप्स हैं क्या, कोई रिफॉर्म्स के ऊपर सरकार काम कर ले जाएगी, या जीएसटी और बैंकरप्सी बिल के ऊपर बाजार को अब होप छोड़ देनी चाहिए? आपका क्या व्यू है? देखिए, पार्लियामेंट के बारे में कुछ बताना तो मुश्किल है। हमारे पार्लियामेंट एक दूसरी तरह की चीज है, वो तो हम कोई रैशनल एनालिसिस इसका तो बनता नहीं है कि किस दिन कौन से पार्टी को मूड खराब हो गया और उसने डिसरप्ट कर दिया। तो मेरे ख्याल से एक लॉजिकल और रैशनल एनालिसिस के दायरे में नहीं पड़ता है हमारे पार्लियामेंट। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से मार्केट में। अभी जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ये तो फेड मीटिंग और बैंक ऑफ जापान मीटिंग आगे है। ये शायद डिटरमिन करेगा कि मई सीरीज में ग्लोबल मार्केट्स का परफॉर्मेंस क्या होगा और हमारे रूपी डॉलर और कमोडिटी कॉम्प्लेक्स का परफॉर्मेंस क्या होगा। और मेरे ख्याल से 90% उसी के आधार पे हमारा मार्केट चलेगा अगले सीरीज में। 10% मैं कहूंगा या 10-20% हमारे अर्निंग्स पे भी निर्भर है मार्केट। अगर बहुत अच्छा अर्निंग्स आ गया कुछ सेकंड हाफ में तो मार्केट का रुख लोकली बदल सकता है, लेकिन वो रिलेटिव परफॉर्मेंस को डिटरमिन करेगा। क्या इंडिया, ब्राजील, रशिया या कोरिया से ज्यादा अच्छा करेगा? वो हमारे अर्निंग्स के ऊपर निर्भर है कि इंडिया का परफॉर्मेंस बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में कैसे होगा। लेकिन रही ओवरऑल ट्रेंड की बात, क्या मार्केट 8,000 के ऊपर जाके 8,300, 8,400 तक पहुंचने की एक अटेम्प्ट लेगा मई जून के महीने में, या एक करेक्शन आएगा अभी जो कम से कम मार्केट को 7,700 तक ले जाएगा? और अगर और न्यूज खराब आया तो ये 7,600, 7,700 के सपोर्ट तोड़ के मार्केट एक इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। इसका आंसर मेरे हिसाब से पूरा ग्लोबल है, और आप ग्लोबल मार्केट्स और डॉलर इंडेक्स पे नजर रखिए, वही बताएगा आपको मई सीरीज में ये कौन सा आउटकम निफ्टी के लिए सही आएगा। ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब चूंकि नतीजों की शुरुआत अब उन कंपनियों की होती दिख रही है जहां पर अभी तक ग्रोथ को लेकर काफी लोगों को कॉन्फिडेंस था। मारुति आज नंबर पेश करेगा और ऑटो कंपनियों पर नजरें होंगी। सर, ये बताएं कि क्या ये सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि कई लोग अंदाजा ये लगा रहे हैं कि शायद गाइडेंस उतना अच्छा ना है आगे के लिए मारुति की तरफ से। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मारुति का इस क्वार्टर बहुत खास तो कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से प्रॉफिट फ्लैट ही आएगा। बीच में कुछ वॉल्यूम भी खो गया था ट्रबल के लिए, तो वो भी सेल्स को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर देगा। ये एक स्पेक्टेकुलर क्वार्टर होने की उम्मीद तो नहीं रखना चाहिए मारुति से। लेकिन मैं कहूंगा ऑटो एक अच्छी क्षेत्र है, और जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स है जिनको मानना है कि अभी निवेश करने का टाइम है और डिप्स में वो अच्छे कंपनीज का पोर्टफोलियो बना रहे, मैं कहूंगा वो ऑटो क्षेत्र को बहुत ही नजदीक से देखे। सीमेंट में अगर करेक्शन आए, सीमेंट स्टॉक्स बहुत भाग चुके हैं, सीमेंट में अगर करेक्शन आए तो सीमेंट स्टॉक्स को देखना चाहिए। 1-2 गिने चुने फाइनेंशियल स्टॉक्स को देखना चाहिए, और रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंपनीज को भी देखना चाहिए। तो ये आपका पोर्टफोलियो सिलेक्शन की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। लेकिन जो लोग टैक्टिकल ट्रेड्स कर रहे हैं कि ये एक दूसरे टाइप का मार्केट है, ये ट्रेडिंग मार्केट है जहां पे सबसे पिटे हुए स्टॉक्स सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पिछले 1-2 महीने के भी परफॉर्मेंस देख ले, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसमें आया है? मेटल्स, जो सबसे बड़ा पीटा हुआ क्षेत्र है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो 2 महीने से पहले कोई पूछता भी नहीं था पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उसमें 30-40% का रैलीज हो चुका है। तो अभी मार्केट का माहौल जो है वो है जिसको मैं कहता हूं बैड इज गुड।
आप सबसे खराब मार्केट्स को देख लीजिए, रशिया और ब्राजील, वो इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। इसमें कोई फंडामेंटल बेसिस नहीं है, क्योंकि उसमें अंडर ओनरशिप था और वो कोई छूने नहीं चाह रहा था। वो मार्केट सबसे अच्छा किए हैं, जैसे हमारे ये पिटे हुए सेक्टर सबसे अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको अगर टैक्टिकली ट्रेड करना है और आपको लग रहा है कि ये मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो आप वो पिटे हुए सेक्टर्स को ट्रेडिंग के हिसाब से देखें। पोर्टफोलियो सिलेक्शन के लिए जैसे आपने जिक्र किया, ऑटो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा सेक्टर है। एक दो स्टॉक्स में वैल्यूएशन थोड़ा मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव की तरह बढ़ गया है, उसको थोड़ा कूल ऑफ में लेना ही समझदारी की बात होगी। ओके सर, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज अपनी राय बाजार पर और शेयरों पर हमसे शेयर करने के लिए। बाजार पर नजर रखिए, 100 अंक नीचे सेंसेक्स है, 26 अंक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। और आप देखिए एक सेक्टर जिसका हम जिक्र सुबह से कर रहे हैं, टोबैको कंपनियां, सिगरेट बनाने वाली कंपनियां, गॉडफ्रे फिलिप के शेयर अब 16% नीचे ट्रेड करता हुआ। आईटीसी में हालांकि एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन जैसा कि हम कह रहे थे कि गॉडफ्रे फिलिप के लिए सबसे ज्यादा खराब खबर हो सकती है जिस तरह से एफडीआई अलग अलग सेगमेंट्स में रोकने की बात सरकार कर रही है और ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है। वीएसटी इंडस्ट्रीज, गोल्डन टोबैको, कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। एक और जाने माने एक्सपर्ट्स को अब चर्चा में शामिल करते हैं। मोतीलाल ओसवाल एएनसी के एमडी और सीईओ आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, तुम्हारे साथ स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या व्यू बन रहा है सर मार्केट में? एक अच्छी रैली के बाद थोड़ा थकता हुआ दिख रहा है, क्या अच्छा मौका है बाइंग करने का, या थोड़ी देर साइड लाइन्स पर बैठ के देख लें इस बार अर्निंग सीजन कैसा रहता है? देखिए, आई थिंक पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो बॉटम से लेकर के अभी तक तो आई थिंक ऑलमोस्ट 15% अपमूव है। और इन्वेस्टर्स के साथ हमेशा यही दुविधा होती है कि जब बाजार नीचे जा रहा होता है, मतलब जैसे बाजार में रिकवरी आती है तो महंगा लगता है, और नीचे जा रहा होता है तो और गिरने का डर होता है। तो ये जो टाइमिंग है इसका तो कोई आंसर नहीं है एक्चुअली। लेकिन अगर आप व्यू की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी अर्निंग्स के साथ ही मूव करेगा। बिकॉज देखिए क्या है कि पिछले पूरे साल काफी हद तक एफआईएस बेच रहे थे, तब डीआईएस बाइंग कर रहे थे। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर एफआईएस बाइंग कर रहे थे, तब डीआईएस सेलिंग कर रहे थे। अब दोनों ही मोर और लेस दोनों में इंप्रूवमेंट है, मार्च से लेकर के अप्रैल में दोनों में इंप्रूवमेंट है। लेकिन क्या है कि रिजल्ट सीजन है तो न्यूज के साथ और रिजल्ट्स फ्लो के साथ ही मूवमेंट होगा। अगर आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि चलो अब तो ये चल पड़ा है और 9000 हो जाएगा, ऐसा कोई मुझे आसार नजर नहीं आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटल्स के साथ ही मार्केट मूव करेगा। ओके, फंडामेंटल्स के साथ बाजार चलेगा। फिलहाल आज थोड़ा कमजोर दिख रहा है स्टॉक नीचे, लेकिन एक और स्टॉक जहां पर थोड़ा मैंने वॉल्यूम एक्शन देखा है हेमंत, हालांकि थोड़ा सा लेट सपोर्ट किया, लेकिन जुबिलेंट लाइफ, इस स्टॉक में 31 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। बीएससी पर यह स्टॉक हम आपके सामने हाजिर करेंगे। 31 लाख शेयरों का कारोबार काफी बड़ा कहा जाएगा। आज यहाँ 2% हिस्सेदारी जुबिलेंट लाइफ की बदलती हुई दिखी है। यहाँ पर ये स्टॉक आप देखिए 394 रुपए के दाम पर यह वॉल्यूम हुआ है और काफी भारी भरकम वॉल्यूम का आ जाएगा 31 लाख शेयर का। लेकिन स्टॉक का प्राइस जी हाँ थोड़ा ऊपर आता हुआ दिखा है, तो ऑलरेडी 394 पर यह डील हुई है 2% के आसपास की, और 31 लाख शेयर का कारोबार 394 पर डील हुई है और इस समय शेयर उसके डील के प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम आपको बताएंगे दिन के दौरान और बाजार बंद होने के बाद कि किसने खरीदारी करी है, कौन है बिकवाल इस डील में, जैसा कि हम आपको हर रोज बताते हैं। लेकिन एक सेक्टर देखिए जो सबसे अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहा है वो है मेटल पैक। हिंडाल्को खबरों के दम पर 4% मजबूत है। टाटा स्टील सेकंड टॉप गेनर है। कुछ देर पहले उस दिन भी कह रहे थे कि ये सेक्टर ने और पीएसयू बैंक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। सर आपका क्या व्यू है इस सेक्टर के ऊपर? मेटल्स में खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ग्लोबल मेटल्स की कीमतें बढ़ गई हैं, या आपको लगता है इतनी रैली के बाद थोड़ा थक सकता है ये सेक्टर भी, जैसा कि बाजार थक रहा है? क्या व्यू बन रहा है? देखिए, पीएसयू बैंक्स और मेटल्स को मैं सेम में क्लब नहीं करूंगा। मेरा मानना यह है कि एज फार एज पीएसयू बैंक्स आर कंसर्न, एक जिसको हम बोलते हैं कि एक वन टाइम इवेंट से हम गुजर रहे थे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो वन टाइम इवेंट अब पीछे हो गया है। यहां से रिजल्ट्स, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड आ सकते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा रिजर्व बैंक ने भी थोड़े एसेट्स को अलग क्लासिफिकेशन दिया है, 20 कंपनियों के लिए रिलीफ तैयार करी है। उससे थोड़ी रिलीफ होगी। बिकॉज दिसंबर में जब रिजल्ट्स आए थे तब अचानक से बहुत बड़ा धक्का लगा था लोगों को, और क्या है उसके बाद शेयर्स काफी करेक्ट भी हो गए और यहां से इंप्रूवमेंट की होप्स भी है लोगों की। तो पीएसयू बैंक्स को मैं अलग ट्रीट करूंगा। अगर आप मेटल्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मेटल्स और मेटल रिलेटेड जो कंट्रीज हैं, या चाइना, रशिया, जहां पे भी इतनी बड़ी गिरावट आई है, वो सब जगह में एक एक्सट्रीम डाउनवर्ड प्रेशर के बाद जिसको रिलीफ रैली या कुछ इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं,
बट यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि इन कंपनियों को रिजल्ट्स, अट्रैक्शन कितना है, वॉल्यूम कितना इंप्रूव हो रहा है, वो चीज़ों का डेटा जब तक नहीं आएगा तब तक इसको एक सस्टेनेबल अपमूव नहीं बता सकते हैं। राइट नाउ आप बोल सकते हैं कि वैल्यू बाइंग हुई है, लेकिन इट हैज टू बी कंफर्म्ड विद दी रिजल्ट्स। इस बीच में कुछ और वॉल्यूम एक्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज के काउंटर पर होता दिख रहा है, मतलब काफी वॉल्यूम वाले ट्रेड हुए हैं, लगभग 2,80,000 शेयरों के 2 ट्रेड हुए हैं, 75,000 शेयरों के 2 ट्रेड हुए हैं, तो काफी वॉल्यूम होते दिख रहे हैं। आज धीमे धीमे बड़े सौदे होने का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तो काफी इंटरेस्टिंग रुझान दिख रहा है आज वॉल्यूम के लिहाज से। और बाजार में देखिए बैंक निफ्टी लगभग 100 अंक नीचे आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। तो इंटरेस्टिंग रुझान है बाजार में वॉल्यूम के लिहाज से और प्राइस एक्शन के लिहाज से। लेकिन हमारे साथ आशीष सोमैया जी। आशीष जी, एक और जो बाजार में साफ तौर पर बड़ा मुद्दा है वो है कि संसद में कुछ एक्शन हो, कुछ बिल्स पास हो तो आगे जोश मिले थोड़ा। क्या आपको लगता है, क्या वहां से निराशा ही होने वाली है, या फिर अब बाजार के लिए हो गया कि अब तो कुछ काम होने वाला ही नहीं है और हमें फर्क ही नहीं पड़ता? देखिए, मैं आमतौर पे पॉलिटिक्स को मार्केट से जोड़ना शॉर्ट टर्म में मतलब डिसअपॉइंट ही करता है नॉर्मली स्पीकिंग। लेकिन अगर आप ये जो चीजें, जो बातें चल रही है, जिस चीज को लेकर के हंगामा हो रहा है, उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही, जिसको अर्थ शैटरिंग बोल सकते हैं उस तरह के, बिकॉज आप जो डिस्कोर्स जनरली आप सुन रहे हो, जिस तरह के रेवलेशंस आ रहे हैं, इन सब चीजों के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या है, वो अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में नहीं नजर आएगा। बट जिसको एक बोलते हैं कि पूरा अर्थ के नीचे का स्ट्राटा हिल रहा है, उस तरह के ये मूवमेंट्स हैं, तो उसकी वजह से हंगामा हो रहा है, दैट इज एक्सपेक्टेड। और अगर आप मार्केट को बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में, मैं किसी को ऐसा मार्केट में मिला नहीं हूं जो पार्लियामेंट को बहुत ईगरली देख रहा है और बोल रहा है कि अच्छा अब कुछ न्यूज आएगी, कुछ सरप्राइज आ जाएगी। अब जिनसे हम बात करते हैं उन लोगों का कोई एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि पार्लियामेंट से कुछ न्यूज आएगी। लोगों का एक्सपेक्टेशन खाली रिजल्ट को लेकर के है। सो अगर कुछ हो जाता है तो इट्स जोकर इन द पैक, अगर कुछ नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और जो हो रहा है उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है, शॉर्ट टर्म में तो वो डिसअपॉइंट ही करेगा। ओके, तो शॉर्ट टर्म में दिक्कतें और खराब खबरें मिलेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर असर देखने को मिलेगा। पिछले जब संसद का सत्र शुरू हुआ था तो ठीक इसी तरह से शुरू हुआ था। हमने देखा था कि खत्म होते होते कुछ अच्छा काम हुआ, रिफॉर्म्स के ऊपर सरकार काम कर ले गई थी। तो देखना होगा आखिरी के कुछ दिन कैसे रहते हैं। हालांकि अब 14 दिन ही बचे हैं, तो ये काउंटडाउन पर हमारी नजर कम से कम एज ए न्यूज चैनल बनी हुई है। लेकिन जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन, ये एविएशन पैक देखिए काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इंटरग्लोब के नतीजे भी आने वाले हैं इस हफ्ते, शुक्रवार को नंबर्स आएंगे। सर, क्या व्यू बन रहा है, कैसे नंबर्स आ सकते हैं इस पैक के? काफी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कई सालों में, महीनों में देखा गया है इसमें। नहीं, हमारा एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव ही है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये देखिए, ऑयल जो है, ऑयल को लेकर के इस सेक्टर में हमेशा टेलविंड्स आते हैं। लेकिन और एक चीज हमको भूलना नहीं चाहिए कि पास्ट में जो कंपनियां लिस्टेड थी उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या थे और उनका परफॉर्मेंस किस तरीके का था, उसको जो अभी नई कंपनियां लिस्टेड हुई है उससे कंपेयर अगर हम करते हैं, क्या होता है कि जब तेजी चल रही है, ऑयल का दाम $30-35 है और वॉल्यूम ग्रोथ 25% है, तो सभी कुछ अच्छा लगेगा आपको। सो राइट नाउ इसमें बड़े टेलविंड्स हैं। आगे जाकर के दूध का दूध पानी का पानी होगा कि कौन सी कंपनियों का परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है, कौन सी कंपनियों का परफॉर्मेंस सस्टेनेबल नहीं है, किन कंपनियों का परफॉर्मेंस केवल मैक्रो फैक्टर्स की वजह से और किन कंपनी का परफॉर्मेंस बिजनेस डिफरेंशिएशन की वजह से है। बिल्कुल। सो क्या है कि अभी तो टाइड ऊपर है, सो सारा ही पैक अच्छा लगेगा, बट आगे जाकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस डिफरेंशिएट होगा इसका। तो ये है इस वक्त एविएशन स्टॉक्स पर काफी बेहतरीन एक्शन। आज एक्चुअली जिस तरह से जेट कल से एक्शन में आता हुआ दिखा है हेमंत, और आज जबरदस्त तेजी हो रही है और इंटरग्लोब वापस से एक्शन में जबरदस्त बनता हुआ दिखा है। तो ये एक सेक्टर, छोटे छोटे सेक्टर्स में जो एक्शन हो रहा है वो आज स्पाइस जेट और मारन बंधुओं वाला मामला 10 कोर्ट में है, तो देखना होगा वहां पर क्या आउटकम निकल कर आता है। शायद एक्सचेंजेस को अपना रिप्लाई फाइल करना है बीएसई एनएसई को। और एक और स्पेस जो मेटल्स की काफी जबरदस्त मजबूती के साथ आती दिख रही है। आप देखिए आज वायदा कारोबार में टॉप गेनर हिंडाल्को, जेएसपीएल, टाटा स्टील, वेदांता, ये 4 स्टॉक टॉप गेनर है आज और पूरे मेटल पैक्स। और एक बात और, अब आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स में मेटल्स ने अंडर परफॉर्म किया था ओवरनाइट, यूरोप में दबाव देखने को मिला था, उसके बावजूद ये सेक्टर आज
काफी मजबूती। एक्चुअली मेरे ख्याल से आज वो MIP वाले मामले में भी सुनवाई जो होनी है स्टील MIP पे इंटरिम ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट में 10:30 बजे वो आना है, तो उस पर नजर रखिए क्योंकि कोर्ट का एक्शन बहुत है। उस पर नजर रखिए। मैं बता दूं मामला क्या है कि जो MIP लगाई सरकार ने उसके खिलाफ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो गए कि भाई स्टील हमारा यहाँ महंगा हो जाएगा तो हमें स्टील खरीदना महंगे दाम पर पड़ेगा, तो ऐसे में MIP मत लगाइए, अगर इंपोर्ट से हमें सस्ता मिलता तो वो लेने दीजिए। सरकार का इरादा है कि घरेलू स्टील इंडस्ट्री को थोड़ी राहत मिले और उस लिहाज से उन्होंने ये एक्शन लिया। तो ऐसा लग रहा है, मार्केट मानकर ये चल रहा है कि शायद स्टील कंपनियों के लिए राहत की बात होगी और कोर्ट शायद ये कह दे कि नहीं, MIP लगाना सरकार का राइट है, लगा रही तो गलत नहीं करी। देखते हैं क्या कुछ होता है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा जे कुमार इंफ्रा का स्टॉक देखिए इस समय जिस तरह से तेजी से गिर रहा है, यहाँ पर कुछ खबरें रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि शायद कुछ कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की बात है। हालांकि काफी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आप देखिए जे कुमार जैसे स्टॉक्स इन्हीं रिपोर्ट्स पे आज इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल हम आपको विस्तार से कुछ ही देर में इस खबर के ऊपर भी जानकारी देंगे, लेकिन सर टेलीकॉम कंपनियों पर भी देखिए सबकी नजरें बनी हुई हैं और टेलीकॉम कंपनियों में भारतीय एयरटेल के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं, उसके बाद आइडिया के आने वाले। उससे पहले आज कॉल ड्रॉप का मामला सुप्रीम कोर्ट में, देखिए कोर्ट हर जगह एक्शन में आ रहा है। ये क्या व्यू बन रहा है आपका इस कॉल ड्रॉप मामले का? अगर आउटकम इनके फेवर में नहीं आता है तो क्या होगा, कैसे आप अप्रोच करते हैं टेलीकॉम स्टॉक्स को? ये कई सारे सेक्टर्स है, जैसे टेलीकॉम स्पेसिफिकली, उसमें एक जैसे इंग्लिश में कहावत है दैट ऑल ग्रोथ डजंट रिजल्ट इन प्रॉफिट्स। बिल्कुल उस तरीके का सिचुएशन हुआ है पिछले 5-7 साल में। तो क्या है कि ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, बट शेयर होल्डर्स को दिक्कत रही है पिछले थोड़े सालों में। और आगे जाकर के भी जैसे 4G लॉन्च है, सब लोग की नजर रिलायंस जियो के ऊपर है, उसकी कंपटीशन किस तरह से आएगी, उसका असर दूसरे कंपनियों पर किस तरह का पड़ेगा। तो ये सारी चीजों में कंपनियों पे क्या असर पड़ेगा उसकी क्लैरिटी नहीं है, ग्राहक का फायदा पक्का होगा ये क्लैरिटी है। एंड दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टेबल। तो अवॉइड करना चाहिए जब तक क्लैरिटी ना आ जाए। बिल्कुल, चलिए अवॉइड करें इन तमाम टेलीकॉम स्टॉक। वैसे भी बात सही भी है जो आशीष कह रहे हैं कि जब इतने बड़े रेगुलेटरी इशू और फिर क्यों उनमें पड़ना, तो सारे सेक्टर स्टॉक्स वही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं जहां रेगुलेटरी इशू, और उनमें से एक फार्मा एक और है। एक सिगरेट हमने गिनवाया। हाँ, सिगरेट हो गया। तो अब फार्मा स्टॉक्स को आशीष जी पहले सब लोग ये समझते थे कि इनसे बढ़िया कोई सेक्टर है नहीं, समय अच्छा चले खराब चले दवाएं बिकेंगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा, ग्रोथ आएगी, हमारे यहाँ भी होगी, विदेशों में भी होगी। और अब पता नहीं किस दिन सुबह अचानक से US FDA किस कंपनी का नाम ले ले, किसकी रिपोर्ट आ जाए। क्या करें, इनको जो सेफ माने जाने वाले सेक्टर्स स्टॉक्स हैं इनमें क्या अब वो सेफ्टी रही नहीं, और फिर निवेश के लिहाज से क्या करना चाहिए? देखिए मुझे क्या लगता है कि जैसे ही एक US FDA का कोई ऑडिट होता है, कोई नोट आती है, 2-3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जितनी कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करती है US को, उन सबके ऊपर US FDA की ऑडिट्स लागू पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं तो हमारे भी रेगुलर होते हैं, हमारी भी ऑडिट होती है, राइट। मेन पॉइंट मेरा कहना ये, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि ये ऑडिट्स और इनके जो ऑब्जर्वेशंस और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, इसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग 100% नहीं है, और हर ऑब्जर्वेशन पे मार्केट मोर और लेस उसी तरीके का रिएक्शन करता है। सो मुझे क्या लगता है कि काफी बार ये नीजक रिएक्शन होती है। हर ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि अपना ऑब्जर्वेशन क्लैरिफाई करने के लिए काम करते हैं, अगले 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, तब तक वॉलंटरीली एक्सपोर्ट स्टॉप करते हैं। इस तरह के भी न्यूज आए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे हर एक न्यूज के ऊपर नतीजा सेम है कि स्टॉक 10 से 15% डाउन होता है। वेयर सो मुझे क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स को इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और ओवरऑल इंडस्ट्री में हमारी अंडरस्टैंडिंग कि ऑडिट क्या होता है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वीक है और रिएक्शन आमतौर पर नीजर्क होते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है आपको फार्मा स्टॉक्स में, क्योंकि खबरों के दम पर बड़े एक्शन आते हैं। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, तमाम सेक्टर्स और बाजार पर हमें राय देने के लिए। बाजार कमजोर जरूर खुले, लेकिन मिड कैप इंडेक्स पर नजर रखिएगा, लाल निशान से हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। बन गई है CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद प्रियंका हमारे साथ जुड़ेंगी, तो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।